हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। वेलकम टू जीरो आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स 2023 का तैयारी कर रहे थे। इसी सीरीज में हम लोगों ने मृणाल सर का पीडीएफ शुरू किया था, जिसका मैंने 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पूरे टोटल 9 लेक्चर में जो कंप्लीट कर दिया था दोस्तों, देखिए ये सब कंप्लीट आपका हो चुका था। ठीक है, ये सब हो चुका था। पेज नंबर जो है 100, हम लोगों ने पेज नंबर 100 से ऊपर तक ख़त्म कर दिया था। तो देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था टोटल कंप्लीट। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बने रहिएगा। बस दोस्तों 1 मिनट। देखिए दोस्तों 103 पेज नंबर तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक के बारे में बताया था, जो एक तरह का डिफरेंशियल बैंक है, लेकिन अभी प्रपोजल स्टेज में, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक, एक टर्म रिलेटेड है नियो बैंक। ठीक है, नियो बैंक का मतलब ये समझिए, ये किसी तरह का बैंक नहीं है, बल्कि जो स्टार्टअप होती है या जो एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक, तो वो क्या होता है, बैंकिंग कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। किसके हेल्प से? डिजिटल, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से गांव देहात में बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी को। और वो कोई बैंक नहीं होता है, बल्कि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी एनबीएफसी स्टार्ट कर सकती है। जनरली ये टर्म यूज होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके फिनेंशियल सर्विसेज जो होती है, वित्तीय सुविधाएँ वो देती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो कर रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं बैंक का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक, हम लोग देखे थे कि बैंक जो है हम 2 टाइप का क्लासीफाई करते हैं। एक होता है बैंक और दूसरा होता है नॉन बैंक, मतलब जो फिनेंशियल जो इंटरमीडिएरीज होते हैं उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ देखिए, एक को बोलते हैं बैंक और दूसरे को बोलते हैं नॉन बैंक। तो बैंक में हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक में फिर बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो होता है जो प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है, मतलब जिसका मकसद होता है पैसा कमाना। और कोऑपरेटिव बैंक का मतलब जो है मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, ना तो लाभ ना तो हानि, जितना कमाएगा उतना खर्चा होता है इसका। ठीक, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो है लाभ कमाने के लिए बैठा है। तो कमर्शियल बैंक जो होता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और डिफरेंशियल बैंक देख लिए थे। और डिफरेंशियल बैंक में जो है हम लोग रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक पढ़ चुके थे। फिर इससे रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर डेवलपमेंट था वो भी हम देख चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक हम अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बैंक में कॉमर्शियल बैंक हो चुका है हम लोग का, अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक, फिर हम शुरू करेंगे नॉन बैंक। नॉन बैंक में आई के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी डीलर, फिर एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है। तो जो हम थे पेज नंबर 103 में, टोटल पेज 1000 है, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला है मार्च एंड तक मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आराम से, उसके पहले भी ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक, तो हड़बड़ाने की बात नहीं, आराम से करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो है डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा है। आज मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन किया था, इसके पहले इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है और पॉलिटी का भी 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है। कल आपका हिस्ट्री का रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आएगा, 25 क्वेश्चंस, और इन्वायरमेंट के 50 क्वेश्चंस आएंगे। और इनका सॉल्यूशन जो है मैं देता हूँ आपको, और इनका जो पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, और डिस्कशन भी दोनों में होता है, तो उसे ज़रूर देखें। आप क्वेश्चन जब डिस्कशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है, बल्कि ट्रिक्स और हैक्स भी यूज किया जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉलेज भी यूज करते हैं और ट्रिक्स भी यूज करते हैं, लॉजिक भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर देखिए, उसको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, कोऑपरेटिव बैंक का काम पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक, तो देखिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा लगता है, तो कॉमर्शियल बैंक में लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से लग रहा है, और कोऑपरेटिव बैंक 1966 से लग रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंक है तो चूँकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा ही। आरबीआई का रेगुलेटर कौन होता है, इसका आरबीआई। इस आरबीआई देखिए कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेटर होता है, लेकिन सबका नहीं रहता है, वो सिर्फ रहता है मल्टी स्टेट, जो एक से अधिक राज्य में कोऑपरेटिव बैंक है वो, और दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक,
तो दोनों दोनों को, और चाहे मल्टी स्टेट हो या अर्बन हो, दोनों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और कभी कभी क्या होता है, जब ये दोनों बाकी को छोड़ के, ये जो मल्टी स्टेट को छोड़ के और अर्बन को छोड़ के बाकी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स बचे, तो उसका दो दो रेगुलेशन होता है, दो लोग रेगुलेट करते हैं। एक तो आरबीआई करता है ओवरऑल सुपरविजन, ठीक है, और बाकी उस राज्य का, जिस राज्य में वो है, उसका गवर्नमेंट करती है, जो रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि आरबीआई सभी कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करती है, तो गलत है। क्या सभी को नहीं करती है? ये भी गलत है। कुछ को करती है, कुछ को नहीं, कुछ को दोनों करते हैं मिलकर। स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और आरबीआई भी करती है। समझ में आया? आरबीआई जो करती है वो मल्टी स्टेट वाले को करती है और अर्बन वाले को करती है। ठीक, देखिए क्या सीआरआर, एसएलआर, बासल 3 ये सब लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर भी लगेगा, लेकिन आरबीआई अलग अलग नॉर्म दे सकता है। हो सकता है कि अर्बन के लिए कुछ और बोल दे, कोऑपरेटिव के लिए कुछ और बोल दे। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। बासल 3 के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, बाकी हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे। रेपो रेट के बारे में बता दिया हूँ, एमएसएफ के बारे में बता दिया हूँ। तो ये जो कमर्शियल बैंक है वो रेपो और एमएसएफ के द्वारा आरबीआई से उधार ले सकते हैं, लेकिन ये भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक ही ले सकते हैं, सब नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक में सब ले पाएंगे आरबीआई से लोन, रेपो और एमएसएफ से, लेकिन कोऑपरेटिव में नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग 40 से 75% होता है, इसको मैंने बता दिया कि क्या होता है, जरूर देखें पहले का लेक्चर। और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक होता है वही एलिजिबल है। कौन बोरो कर सकता है कमर्शियल बैंक से? तो कोई भी बोरो कर सकता है, कोई भी उधार ले सकता है। इसमें उधार जनरली पहला प्रेफरेंस दिया जाता है जो इसके मेंबर है, कि अगर मेंबर को लोन चाहिए तो सबसे पहले लोन उसी को दिया जाएगा, और अगर उसके बाद किसी को पैसा बचा या कोई मेंबर लोन नहीं ले रहे हैं, तो तभी हम जो मेंबर नहीं है उसको लोन देंगे। लेकिन इसमें तो कमर्शियल बैंक में जो भी चला जाएगा उसको लोन मिल जाता है डॉक्यूमेंट के आधार पे। वोट कैसा होता है कमर्शियल बैंक में, किसको कैसा वोट देने का पावर होता है? मतलब जब डिसीजन लिया जाएगा कमर्शियल बैंक में कोई भी डिसीजन, तो उसमें वोटिंग होता होगा। तो वोटिंग कैसा होता है? तो बोलता है कि शेयर होल्डिंग के अनुसार होता है। मतलब जिसका शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगा जिस बैंक में, कमर्शियल बैंक में, उसी को वोटिंग पावर अधिक होगा। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसमें कोई मेंबर कितना पैसा दिया है फ़र्क नहीं पड़ता है, हर आदमी एक वोट ही दे सकता है, मतलब सबका वोट बराबर होता है। ठीक है, कौन कितना कैपिटल दिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है वोटिंग पावर। लेकिन कमर्शियल बैंक में जो जितना पैसा लगाता है उसको उतना वोट मिलता है, पावर। प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं होता है, इसका जो मेन मकसद होता है कम्युनिटी का हेल्प करना, इसीलिए इसका जो ब्याज का दर होता है वो कमर्शियल बैंक से बहुत कम होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और नो लॉस पे चलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रेजेंस कहाँ कमर्शियल बैंक होता है? तो पूरे भारत में रहता है, यहाँ तक विदेश में भी है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक मेनली जो है वो है आपका कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में। मतलब आप देख रहे हैं कि आप जो है वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में है बसा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, जो अमूल है आपका, अमूल वो भी एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल दूध है ना। तो उसमें कुछ दिक्कत था ये आपको जानने का ज़रूरत नहीं। ठीक, अब देखिए, तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो जो शहरी वाला कोऑपरेटिव बैंक होगा फिर उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेट, एक मल्टी स्टेट। कहने का मतलब अगर कोऑपरेटिव बैंक किसी एक राज्य में होगा तो उसको सिंगल स्टेट बोलेंगे, एक ही राज्य, सिंगल। और मल्टी स्टेट मतलब जब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक एक या एक से अधिक राज्यों में काम करेगा, उसका दायरा एक से अधिक राज्य में होगा, तो उसको मल्टी स्टेट बोलते हैं। ठीक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसका फिर 3 क्लासिफिकेशन है, एक स्टेट के लेवल पे तो स्टेट कोऑपरेटिव, अगर जिला के लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, जिसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, और उसके नीचे है मतलब गांव में तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होता है। ठीक, आगे देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ लिया कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है वो दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, सिंगल या मल्टी स्टेट। ठीक, सिंगल स्टेट या मल्टी स्टेट। दूसरा क्लासिफिकेशन करने का, विभाजन करने का तरीका है कि हम उसको बांट सकते हैं शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया था, बताइए। शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई के एक्ट जो है 1934 उसके किस शेड्यूल में मेंशन है? ठीक है, उसका बताइएगा, और उसका क्राइटेरिया क्या है कि शेड्यूल बैंक होने का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आरबीआई ये बोला है कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं वॉलेंटरी। ठीक है, अपने मन से हो सकते हैं, कुछ कंडीशन के हिसाब, कुछ कंडीशन फुलफिल करना होगा, तब अर्बन कोऑपरेटिव अगर चाहते हैं तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है इसके बारे में डिटेल मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक
और कॉमर्शियल बैंक जो है, यूनिवर्सल बैंक, वो डिफरेंशिएट हैं। ठीक, तो ज़रूर देखिए उसको, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है दोस्तों। रूरल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में है कि जो गांव में होते हैं, तो जनरली जो होता है सबसे ऊपर पे स्टेट कोऑपरेटिव होता है, उसके जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव, और फिर होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव का अलग अलग टाइप भी होता है, जैसे लैंड बैंक्स होता है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये सब वो कोऑपरेटिव है जो ग्रामीण में है। इसका एग्जाम्पल है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, ये लोग होते लंबे समय के लिए लोन देते हैं अदर बैंक के तुलना में। मतलब जो लैंड बैंक होगा, जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होगा, ये लंबे समय के लिए लोन देगी। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है दोस्तों, ये जनरली इसको बैंक हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये खुद जो है अपना चेक बुक इशू नहीं कर सकता है, आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है, सिर्फ स्टेट रजिस्ट्रार रेगुलेट करता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि जो अर्बन कोऑपरेटिव है, चाहे वो सिंगल स्टेट है या मल्टी स्टेट है, उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं रूरल वाले, उसमें से जो स्टेट कोऑपरेटिव है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इन दोनों को रेगुलेट करता है आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार। लेकिन जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। ठीक, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एन.एस. विश्वनाथन पैनल बनाया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एन विश्वनाथन कमेटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बनाया गया था। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म। देखिए, मैंने हमेशा फोकस किया है कि अगर आप कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लॉजिक अप्लाई कीजिए। लॉजिक कभी भी दोस्तों गलत नहीं होता है। ठीक, तो लॉजिक अप्लाई कीजिएगा। देखिए, जहाँ भी पता नहीं, क्योंकि सभी चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। बोल रहा है जब भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट हम लोग एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में डालते हैं, देते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, वो ज़्यादा पैसा दी है, लोन दी है एज कम्पेयर टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपने देखा था। ठीक है, जो शेड्यूल में होते हैं, शेड्यूल 2 में मैंने बता दिया यहाँ पे ना, आपसे पूछा था कुछ देर पहले। तो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में जो बैंक होते हैं उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, और रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंक जो होता है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी हमने क्या देखा था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जनरली वो साउथ इंडिया में है, गुजरात में भी है, और आपके बाद महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, और ये सब में, मतलब कुछ राज्य में। और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? पूरे इंडिया में है ना। रीजनल रूरल बैंक पूरे गांव में लगभग है। तो ये बैंक कुछ एरिया में है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है दोस्तों, वो आपका पूरे इंडिया में है, गांव में है। तो पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जब दिया जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है सबसे ज़्यादा लोन दिया है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल और रीजनल रूरल। ये तो गलत हुआ, क्योंकि जब इसका ब्रांच ही दोस्तों कम है, कुछ ही राज्य में लिमिटेड है, और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पूरा इंडिया में है और रीजनल रूरल बैंक, तो ये कैसे ज़्यादा लोन दे सकता है? शेड्यूल कॉमर्शियल मतलब एसबीआई। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपको हर जगह दिख जाता है। तो क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन कम दिया होगा? इसका तो दोस्तों 40% इसका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है, और इसके पास कितना सारा पैसा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तो ऐसे छोटा छोटा, वो भी कुछ राज्य में लिमिटेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सही है। सेंटर में आपका स्टेट कोऑपरेटिव रहता है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जिसको सेंट्रल बोलते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट को ही सेंट्रल बोलते हैं, और नीचे को हम लोग प्राइमरी। तो क्या होता है, ये पैसा इसको देता है, ये पैसा इसको देता है। और देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में एक फंक्शन है, तो ठीक है, उतना नॉर्मल स्टेटमेंट है। यूपीएससी में नॉर्मल स्टेटमेंट जो है हमेशा सही होता है। ठीक, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये सही है। हमें पूछा था करेक्ट, तो हम जाएंगे 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में न्यूज़ था कि जो पीएमसी जो बैंक थी ना, न्यूज़ में आपने देखा होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसमें क्या हो गया, धोखाधड़ी हो गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक, काम का नहीं। ठीक है, ये सब काम का नहीं है। ये सब आपका सीडीएस में पूछा गया था कि कौन सा बैंक को आरबीआई ने लिमिट कर दिया है 6 महीना के लिए कि लोग उससे पब्लिक पैसा नहीं निकाल सकते। जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में
घोटाला हुआ था तब आरबीआई ने बोला कि उस बैंक में पब्लिक अभी कुछ समय के लिए पैसा मत निकालिए 6 महीने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी सीडीएस का क्वेश्चन है, हमें सीडीएस से मतलब अभी नहीं है फिलहाल में, और मतलब होता भी अगर ये कुछ अच्छा क्वेश्चन होता, लेकिन नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। अगला है बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट हुआ 2020 में। तो देखिए आरबीआई ने 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन और अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आया था। उसमें हम लोग क्या किए थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है उसमें चेंज किए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों लाया गया एक बैंकिंग रेगुलेशन और भी ऑर्डिनेंस के रूप में। ऑर्डिनेंस तब होता है जब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, अध्यादेश तभी लाते हैं ना। अध्यादेश कब लाते हैं बताइए, किस संविधान के किस आर्टिकल में अध्यादेश मेंशन है बताइए, तो बताइए किस में है। देखिए पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट का अध्यादेश है आर्टिकल 1 to 3 में, और गवर्नर का कितना 213 में। क्या मैं सही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रेसिडेंट अध्यादेश लाता है आर्टिकल 123 के अंदर, और गवर्नर अध्यादेश लाता है, ऑर्डिनेंस लाता है 213 के अंदर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक, और जब ऑर्डिनेंस आया तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा तभी तो ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो मेन क्या हो रहा था, कोऑपरेटिव बैंक में जो धोखाधड़ी हो रहा था, तो आरबीआई बोल रहा था कि मेरे पास अभी पावर नहीं है, इसीलिए ऑर्डिनेंस एक्ट में चेंज करके बोल दिया गया दोस्तों कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो सिर्फ प्राइमरी एग्रीकल्चर को छोड़ दे, तो उसका जो अल्टीमेट रेगुलेटर होगा दोस्तों मेन, तो कमर्शियल बैंक का तो आपको पता है कि आरबीआई होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक अगर सिंगल स्टेट में है और गांव में है, तो हम बोले थे गांव में होगा तो दोनों करेगा। अगर शहर में है कोऑपरेटिव बैंक है, सिंगल स्टेट है तो आरबीआई, शहर में ही कोऑपरेटिव बैंक है मल्टी स्टेट में तो आरबीआई, और प्राइमरी एग्रीकल्चर का सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। आपको याद रखना है आरबीआई किसको करता है, तो देखिए शहर में होना चाहिए तो उसका आरबीआई करेगा, चाहे वो सिंगल स्टेट हो, एक राज्य में काम करे कोऑपरेटिव, या मोर देन वन राज्य में मोर स्टेट, तो उसको आरबीआई करेगा। प्राइमरी एग्रीकल्चरल को कौन करता है, कोऑपरेटिव पैक को स्टेट गवर्नमेंट, बाकी जो भी बचा उसको दोनों मिलके करता है। तो दोनों मिलके क्या बचा, सिंगल स्टेट वाला और भी गाँव वाला। समझ में आया, आगे देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का कौन कंट्रोल करती है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। क्वेश्चन पूछा था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कि दे आर सुपरवाइज्ड, प्रीलिम 2021 में, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी क्या देखें, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, नहीं करती है, तो ये हमारा गलत होगा। कौन रेगुलेट करता है, अर्बन कोऑपरेटिव को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। दे कैन इशू, तो पहला अगर गलत है मेरा दोस्तों तो यही आंसर बच गया 2 और 3। दे वेर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। हमने देखा था 1966 एक्ट के बाद जो है उसको हम लोग जो है अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट किए, तो ये सही होगा। फिर दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर, वो शेयर को इशू कर सकता है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंशियल शेयर हो। ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जब हम लोग कैपिटल शेयर मार्केट, ये सब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ेंगे, तो ठीक आसान चीज़ है। मतलब वो शेयर इशू कर सकता है, शेयर मतलब अगर मार्केट से उसको पैसा लेना है तो वो इशू कर सकता है। इक्विटी शेयर मतलब ये होता है कि लगभग सब खरीद सकते हैं, और प्रेफरेंशियल शेयर मतलब ये होता है कि जिसको वो प्रेफरेंस देता है उसी को वो खरीद सकता है, ठीक है। तो ये भी सही होगा और ये भी सही है, पहला गलत है। हमसे पूछा है दोस्तों क्या करेक्ट पूछा होगा, करेक्ट, तो हम जाएंगे 2 और 3, तो मेरा जो है यही सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे एनबीएफसी। तो हमने बैंक में कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे नॉन बैंक। और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, जो बैंक टोटल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसका क्लासिफिकेशन इस टाइप से होता था। कुछ को हम लोग बैंक बोलते थे, कुछ को हम लोग नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, और कुछ को डीएफआई बोलते थे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये जो डीएफआई होता था, नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब डेवलपमेंट माने विकास, फाइनेंस माने वित्तीय, इंस्टीट्यूट में संस्था। तो ऐसा संस्था जो पैसा फाइनेंस करता था, पैसा देता था किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो किसके डेवलपमेंट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और संरचनात्मक विकास के लिए और संरचना के लिए, ठीक है। तो उसको डीएफआई बोलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जो नरसिम्हन कमेटी बैठी तो उसने बोला कि यार इतना जो हौच पौच करके मत रखो, सिंपल सा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको 2 क्लासिफिकेशन कर दो, एक को कह दो बैंक और दूसरे को कह दे नॉन बैंक, ठीक। तो देखिए
जो आपका नॉन बैंक है दोस्तों, बैंक किसको बोलते हैं? जो सिंपल सा डेफिनेशन बैंक का अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप? बैंक का मतलब ये है कि पब्लिक आसानी से पैसा जो है जमा कर सकती है और पैसा उधार में ले सकती है, उसको बैंक बोलते हैं। अगर कोई भी संस्था ये काम नहीं करता है तो उसको हम लोग बैंक नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बैंक। तो देखिए जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFI, वो क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक से हम और आप पैसा उसमें नहीं जमा कर सकते, ठीक। तो पहले जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी थे, वित्तीय मध्यस्थ था, उसको 3 कैटेगरी में था, बैंक, नॉन बैंक और DFI, डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन। लेकिन एम नरसिम्हन कमेटी आया 1998 में, तो उसने बोला कि 2 क्लासिफिकेशन कर दो, बैंक और नॉन बैंक, और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अभी देख ली है, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों, ये हम मेरे हिसाब से ये जो है आपके ज़रूरत के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब काम का नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक। बस ये याद रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले एक संस्था, एक बैंक हुआ करता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई IDBI, और फिर उसको LIC ने जो है बेच दिया, LIC को गवर्नमेंट बेच दी, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अभी हम लोग एक नया चीज़ लेके आ रहे हैं, बिल लेके आए हैं, जिसके तहत एक हम लोग बैंक बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फिनांस जो अवसंरचना के लिए जो पैसा है वो बहुत कम है। तो एक ऐसा बैंक बना रहे हैं जो पैसा देगा, किसके लिए? तो अवसंरचना के लिए और विकास के लिए। उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ा 2021 में। तो ये पूछ सकता है कि इस बिल का क्या क्या प्रोविज़न है। ये तो बोल रहा है कि देखिए, सबसे पहले ये जो हम लोग बैंक बना रहे हैं दोस्तों, ये 20,000 करोड़ का बैंक बनाएंगे। कितना दोस्तों? 20,000 करोड़। तो ये क्या होगा, जो लोन देगा दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपये इसके पास है, तो लोन जो देगा वो देगा 5 लाख करोड़ रुपया। इसको लोन देने के लिए बोला गया है 3 साल में, ठीक। तो जो इसके पास पैसा आएगा दोस्तों 20 लाख करोड़, वो कहाँ से आएगा? तो कुछ पैसा सरकार देगा, कुछ पैसा RBI देगा, कुछ पैसा वर्ल्ड बैंक से लेगा, और कुछ पैसा ये बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड मतलब मैंने बताया था, कागज़ का एक टुकड़ा होता है, ये जो ये इशू करेगा वो एक कागज़ देके पब्लिक से बोलेगा कि ये लो कागज़ का टुकड़ा, बदले में हमको कुछ पैसा दो। मतलब मान लो 10 रुपया है तो 10 रुपया में बेचे हैं हम, 10 रुपया हमको दो, और 10-20 साल के बाद तुम हमको कागज़ का टुकड़ा ये वापस देना, हम तुमको दे देंगे 12 रुपया। तो ये 10 रुपया में ख़रीदा था, 10 रुपया इसको खर्चा हुआ था इस आदमी को, और बदले में कुछ साल बाद 12 रुपये मिल रहा है, तो 2 रुपया प्रॉफिट। इसी कागज़ के टुकड़े को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, ठीक। तो बॉन्ड एक तरह का क्या समझिए, लोन है। लोन ही है ना, लोन ले रहा है, बदले में उसको क्या करना है, वापस करना है। तो बॉन्ड एक तरह का होता है लोन, ठीक, समझ गए आप। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी बोला है कि जो इंश्योरेंस और पेंशन कंपनी है, जैसे LIC है, वो भी इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, NABFID, भाई नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आगे अगला टॉपिक देखते हैं कि तो हम लोगों ने बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट देख लिया, और उसमें NABFID देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नॉन बैंक में ही ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, पूरे भारत में अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, जिसको I5 बोलते हैं शॉर्ट में। तो टोटल I5 जो है वो है एक्जिम, नाबार्ड, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, और सिडबी है। ये टोटल 4 इंडिया में ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और ये भी क्या है, नॉन बैंक, मतलब पब्लिक से डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा, नॉर्मल पब्लिक से, और लोगों को डायरेक्ट देगा भी नहीं, ठीक, समझ गए। तो पहले क्या था दोस्तों कि जो RBI होता था, हम लोग सबसे पहले इस टेबल को अगर देख लेंगे तो बहुत आसानी पड़ेगी। इस टेबल को देखिए तो टोटल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो 4 है, एक्जिम, नाबार्ड, NHB और सिडबी। अब इसको क्रोनोलॉजी दे सकता है कि पहले कौन सेटअप हुआ, तो अल्फ़ाबेटिकली आप याद कीजिए, पहले E आता है, फिर नाबार्ड में भी N है, और नेशनल हाउसिंग बैंक में भी N है, उसका सिडबी। तो देखिए, नाबार्ड अगर लिखते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक बोलते हैं, इसमें बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस एग्रीकल्चर में A पहले आ रहा है, हाउसिंग बैंक में H बाद में आ रहा है। तो सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और फिर ये बना, ये क्रोनोलॉजी है। तो 82 में बना, जनवरी में, जुलाई 82, NHB 1988 में, फिर 20 में, ठीक। फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए,
ये जो तीनों है ना दोस्तों, ये तीनों, इसका जो मालिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। तीनों का, सिडबी का जो मालिक है वो बैंक होती है, एनबीएफसी, ये सब भी उसका जो है मालिक है। लेकिन ये तीनों जो है, एक्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, वो तीनों का मालिक कौन है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले नेशनल हाउसिंग बैंक का मालिक हुआ करता था आरबीआई। नेशनल हाउसिंग बैंक का ये काम होता था पहले, वो रेगुलेट करती थी कि हाउसिंग सेक्टर में, गृह निर्माण वाले क्षेत्र में लोन का क्या रेट है, मिलना चाहिए, तो वो रेगुलेट करती थी। अब चूँकि सरकार इसको ऑनर कर ले ली है, इसीलिए जो अभी भी लोन दिया जाता है घर का लोन, अब उसको रेगुलेट करता है आरबीआई। अब उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, मतलब ये वाला जो संस्था है रेगुलेट नहीं करता है नेशनल हाउसिंग बैंक, क्योंकि इसको मोदी जी ने जो है खरीद लिया है। तो सरकार इसको रेगुलेट नहीं करेगी, आरबीआई जो है रेगुलेट करती है, जितने भी पैसा देने वाले एनबीएफसी होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका काम है, एक्जिम बैंक का क्या काम है दोस्तों। एक्जिम बैंक का काम है, जैसा नाम में लिखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना, आयात निर्यात को प्रमोट करना, ठीक है। दूसरा है नाबार्ड बैंक को जो नाबार्ड बैंक का क्या काम, हमने देखा था ऊपर कि कोऑपरेटिव बैंक को और रीजनल रूरल बैंक को वो रेगुलेट करती है, कौन? नाबार्ड। साथ ही साथ ये डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, जितने भी ये चारों संस्था है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं देगी, ये पैसा देती है बैंकों को, ठीक है, और बैंक पैसा देता है पब्लिक को। तो ये डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं दे रही है, ये दे रही है बैंक को, और बैंक दे रहा है पब्लिक को, इसीलिए इनडायरेक्ट फिनांस करती है फार्मर और आर्टिसन को, ठीक। इसके अलावा ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये पैसा देती है किसको? बैंक को और एनबीएफसी को, किसके लिए? घर बनाने के लिए। और एक ये इंडेक्स लेके आती है जिसको बोलते हैं रेसिडेक्स इंडेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिडेक्स इंडेक्स। रेसिडेक्स मतलब रेसिडेंशियल, और इंडेक्स रेसिडेंशियल मतलब घर का इंडेक्स, मतलब किस तरह से जो घर का रेट है, इन्फ्लेशन जो होम इंडस्ट्री में, घर निर्माण वाले में, और घर का रेट किस तरह से बढ़ रहा है, मतलब दिल्ली में जो अभी रेट है रहने का, फिर 5 साल बाद क्या रेट रहा, वो सब कैलकुलेट करती है, मतलब इंडिया में पूरा, लेकिन सब जगह नहीं, कुछ कुछ राज्य, कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। उसके आधार पे फिर इंडेक्स निकालती है, फिर बताती है कि घर का जो है इन्फ्लेशन जो है वो इतना है। उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं सिडबी। तो सिडबी जो है, पहले तो आईडीबीआई था, पहले हमको कोई काम नहीं, हम ये देखेंगे अभी जो है एसबीआई, एलआईसी, ये सब उसको ओन करती है। तो सिडबी का क्या काम है, फुल फॉर्म में लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो होता है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए करती है काम। किसके लिए? कैसी इंडस्ट्री? तो छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्ट इंडस्ट्री को लोन नहीं देती है, ये देती है लोन जो है बैंकों को, और बैंक फिर लोन देते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, जैसे मुद्रा योजना के द्वारा और स्टैंड अप इंडिया के द्वारा। उसके बाद जो हमारा जो नाबार्ड है दोस्तों, वो एक फ़ंड को रेगुलेट करती है जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नाबार्ड के नाम में ही रूरल है कि नहीं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। तो ये एक फ़ंड को रेगुलेट करती है जिसका भी नाम क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो सीडबी है वो रेगुलेट करती है एसआईडीएफ है शायद, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ऐसा करके कुछ है, वो थोड़ा देख लेंगे, एसआईडीएफ करके है, ठीक। तो क्या है कि पहले जो होता था, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो रेगुलेट करती थी घर को, लेकिन जब से सरकार ने इसको ओन किया है 100%, अब घरों को रेगुलेट नेशनल हाउसिंग बैंक ना करके आरबीआई करती है, ठीक है। अब क्या करती है, आरबीआई जो है रेगुलेट करती है, ठीक। तो देखिए नाबार्ड एक्ट में क्या हुआ, पहले मालिक कौन था, मैंने बताया था नाबार्ड जो था उसका, वो किसका, उसका मालिक पहले कौन हुआ करता था, कुछ मालिक सरकार आरबीआई भी हुआ करता था, लेकिन अब पूरा 100% मालिक कौन है, भारत सरकार। तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया, नाबार्ड एक्ट, जिसमें पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, ओनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया गया आरबीआई से गवर्नमेंट पूरी, ठीक है। और देखिए नाबार्ड एक्ट से बना है, आपको इसका मतलब नाबार्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, जितना भी बना है, ये बना है या ये बना है या ये बना है या ये बना है, सिडबी बना हो, नेशनल हाउसिंग बैंक बना हो, नाबार्ड बना हो या एक्जिम बना हो, सब जो है एक्ट से बना है, लेकिन इसलिए चारों जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब वैधानिक संस्था है, क्योंकि कानून से बना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीआई जो है दोस्तों, वो जितने भी आईफाई हैं, एक्जिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी, सबको रेगुलेट करता है और सब पे बासल नॉर्म्स लगाता है। बासल नॉर्म हमने पढ़ेंगे आगे,
लेकिन आरबीआई अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग जो है, नॉन बैंकों के लिए, चूँकि ये वास्तव में नॉन बैंक है तो उनके लिए अलग अलग रेट को डिसाइड कर सकता है। और आईफाई बैंक क्यों नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने बता दिया बैंक नॉन बैंक का क्या क्लासिफिकेशन है। आत्मनिर्भर भारत 2020 में बोला गया, आरबीआई ने अनाउंस किया कि आईफाई के लिए हम एक स्पेशल सुविधा प्रोवाइड करते हैं। वो जो है आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होगा कि जो भी आईफाई आरबीआई से पैसा लेगा उसको लोन देना पड़ेगा किसको, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एमएसएमई सबको। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अभी हमारे पास कितने आईफाई हैं दोस्तों, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 4, याद रखिएगा। उसके बाद प्री 2013 में क्वेश्चन आया था कि कौन जो है डायरेक्ट पैसा देता है रूरल हाउस होल्ड को, डायरेक्ट, मतलब कोई गांव का आदमी गया बैंक में और पैसा मांग लिया। ये आप लॉजिक से बनाइए, रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक आपके घर तरफ होता है ना, यही ग्रामीण बैंक है। तो ग्रामीण बैंक में पब्लिक जाएगा तो पैसा देगा कि नहीं देगा, एकदम देगा। इसी ये है नाबार्ड। नाबार्ड का ब्रांच देखे हैं कहीं पे आप घर में, घर तरफ नहीं देखे होंगे, है ना। तो ये नहीं, जब होता ही नहीं, अगर होता तो पब्लिक जाता, लोन लेता और उसका ब्रांच होता, नहीं होता है। लॉजिक से बना। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये हमने ऊपर देखा था कि लैंड डेवलपमेंट जो होता है वो कोऑपरेटिव बैंक होता है। देखे थे कि नहीं देखे थे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए रूरल कोऑपरेटिव बैंक का एक एग्जांपल है लैंड बैंक्स। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक है मतलब पब्लिक पैसा लेगा ना, डायरेक्ट बैंक है ना, डायरेक्ट लेगा। तो देखिए, तो ये भी होगा। नाबार्ड थोड़ी है, नाबार्ड तो नॉन बैंक है, और नॉन बैंक कभी भी पैसा जो है डायरेक्ट पब्लिक नहीं ले सकता है। तो हमारा आंसर होगा, दूसरा गलत हो गया तो ये गया, ये गया, ये गया, तो होगा डी। समझ में आया करेक्ट, और कौन देता है ये पूछा। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम 2004 में पूछा गया था कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग फाइनेंस इंडिया होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। बोल रहा है कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो गृह विभाग में, गृह में फिनांस के लिए बनाया गया था, वित्त सुविधा के लिए बनाया गया था, जो पूरी तरह से आरबीआई के अंदर में। सही है गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, पहले जो होता था वो आरबीआई मालिक था, है ना, लेकिन अब कौन मालिक, अगर ये क्वेश्चन अगर 2023 में प्रीलिम से पूछे तो ये गलत होगा। अब कौन मालिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिडबी वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है। होली ओन थोड़ी है सब्सिडरी, सिडबी है क्या, नहीं है। इसका देखें ना हम लोग, मालिक मिक्सचर है। तो अगर 2004 में क्या था दोस्तों, ये आरबीआई के अंडर में था, लेकिन मैं 2023 के अनुसार बता रहा हूँ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे डी। लेकिन 2004 में क्या था कि ये पूरी तरह से आरबीआई के अंडर में था, नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी इसका मालिक कौन है, सरकार है, भारत सरकार, लेकिन उस समय कौन था मालिक, आरबीआई। तो उस समय जो आंसर होता वो होता आपका ए, लेकिन अभी आंसर होगा डी। ठीक, आगे हम देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लास्ट जो नॉन बैंक है उसका देखेंगे प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी देखिए, जो फिर से देखिए कॉन्सेप्ट है, फिनेंशियल मार्केट जो होता है दोस्तों वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है, और एक को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। सिंपल सा है। मनी मार्केट मतलब इसमें जो काम होगा दोस्तों वो 1 साल से कम के लिए होगा, मतलब लोन वोन अगर दिया जाएगा तो 1 साल से कम का होगा ट्रांजेक्शन। कैपिटल मार्केट में 1 साल से अधिक होता है। ठीक है, फिर मनी मार्केट को दो क्लासिफिकेशन है, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक मार्केट बाजार और द्वितीयक बाजार। कैपिटल मार्केट का भी दो है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब पहली बार कुछ चीज़ होता है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, कहीं होता है तो, और जब वही चीज़ दूसरी बार होता है तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। कोई चीज़ पहली बार किया जाएगा तो वो प्राइमरी जहाँ पे किया जाएगा, और वही चीज़ को जब दूसरी बार करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, जैसे कि आप एक चॉकलेट खरीदें दुकान से, तो ये आप हो गए प्राइमरी बायर, और आप वो चॉकलेट किसी को दे दिए तो आप हो गए सेकेंडरी बायर। समझ में आया, सेकेंडरी सेलर। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा जब आप एक बार खरीदे, तो जब दूसरे को बेच दिए तो वो सेकेंडरी होगा। तो पहली बार जहाँ चीज़ खरीदा जाता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और दूसरी बार जो चीज़ जहाँ खरीदा जाता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी डीलर, इसका मतलब वो डायरेक्ट जो है पहली बार अगर
इशू करेगा कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो डायरेक्ट आरबीआई से खरीदेगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट कुछ आरबीआई से खरीद रहे हैं तो उसको वो लोगों को प्राइमरी डीलर बोलते हैं, नहीं तो दूसरी बार अगर खरीद रहा है तो उसको नॉन प्राइमरी या सेकेंडरी डीलर बोलते हैं, ठीक। तो प्राइमरी डीलर क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट में डील करता है, मतलब डायरेक्ट पब्लिक से डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, मतलब समझिए एक वेबसाइट टाइप का है जहाँ पे खटाखट करके तो जो है सिक्योरिटी बिक रहा है और डायरेक्ट बिक रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी किससे, आरबीआई से। कौन खरीद रहा है, तो प्राइमरी डीलर खरीद रहा है। और वो जब खरीद लेता है, फिर जब वो बेचता है, सेल करता है, तो कहाँ से सेल करता है, सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी डीलर क्या किया, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के और सेकेंडरी मार्केट में क्या करता है, बेचता है, ठीक है। अभी इंडिया में 20 से अधिक जो है प्राइमरी डीलर है और जिसको लाइसेंस देता है आरबीआई। अब याद कैसे करेंगे, ये सामान किससे खरीद रहे हैं, आरबीआई से, तो लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई। तो कुछ प्राइमरी डीलर में 14 जो हैं वो बैंक है, मतलब कुछ बैंक भी हैं और बाकी जो है बैंक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे। रिटेल ऑर्डिनरी इन्वेस्टर अगर चाहते हैं कि आरबीआई, इसमें देखिए, इसमें तो प्राइमरी डीलर खरीदा ना। प्राइमरी डीलर मतलब कोई संस्था टाइप का होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उसमें बैंक है, कुछ नॉन बैंक है। लेकिन अगर पब्लिक चाहता है डायरेक्ट, तो ये भी सुविधा सरकार लेके आया है, जिसके लिए आरबीआई से अगर हम लोगों को, नॉर्मल आदमी को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है तो उसको सबसे पहले एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम होगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ये अकाउंट खोल लीजिए और उसके बाद जो है आप आरबीआई से डायरेक्ट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। अभी के डेट में, अभी अगर सिक्योरिटी खरीदना है तो हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, मतलब इस स्टेप के पहले अगर ये चीज़ नहीं हुआ होता तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक डायरेक्ट आरबीआई से सिक्योरिटी नहीं खरीद पाएगा, उसको सिक्योरिटी खरीदना पड़ता था सेकेंडरी मार्केट से, जहाँ पे सिक्योरिटी को बेचता कौन था, प्राइमरी डीलर। वो खरीदता था डायरेक्ट आरबीआई से और बेचता था सेकेंडरी मार्केट में, और फिर हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदते थे। अभी के डेट में आप डायरेक्ट आरबीआई से खरीद पाएंगे, है ना। कैसे, तो आप अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ठीक। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बैंक और नॉन बैंक में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो बैंक होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, अब इसके नाम में क्या है, कंपनी, तो ये रजिस्टर किस में होगा, कंपनी एक्ट में। इसका सुपरविजन कौन करता है, आरबीआई। इसका डिपेंड करता है, मान लो कोई म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी का अलग अलग टाइप होता है, मान लो वो म्यूचुअल फंड वाली एनबीएफसी है तो उसको सेबी करेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई इंश्योरेंस वाली है तो इरडा करेगा, कोई पेंशन वाली है तो पेंशन फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, तो जो जैसा एनबीएफसी है उसका रेगुलेशन वैसे ही संस्था कर रहा है। अगर आपको बैंक खोलना है तो 500 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर आपको एनबीएफसी खोलना है तो 5 करोड़ से 200 करोड़ तक चाहिए, मतलब वैरी करता है, मतलब जानना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कम है, कॉमर्शियल बैंक की तुलना में कम है, क्योंकि छोटा भी होता है नॉन बैंक। कहाँ आपका एसबीआई है, कहाँ आपका बजाज फाइनेंसरी, मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस है ना। तो जो जितना छोटा उसके लिए उतना पैसा कम लगेगा। भारत में भी 13 पब्लिक सेक्टर बैंक है और अभी जो है एनबीएफसी है आपका 10,000 के आसपास, ठीक। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक है जो दोस्तों, वो किस तरह का डिपॉजिट ले सकता है, वो ले सकता है डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, मतलब वो दोनों तरह का डिपॉजिट ले सकता है। हमने टाइम डिपॉजिट मतलब जो किसी टाइम के बाद ही आप निकाल सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, कुछ टाइम बाद कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब तुरंत पैसा बैंक में जमा करो, जब लेने का मन है निकाल लो, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो कमर्शियल बैंक में पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं, टाइम में भी या डिमांड में भी। पेमेंट बैंक क्या होता है, हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक में एक क्लासिफिकेशन पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक तो पब्लिक से टाइम डिपॉजिट ले ही नहीं पा सकता, मतलब फिक्स डिपॉजिट ये सब नहीं ले पाएगा, कौन, पेमेंट डिपॉजिट, ठीक है, पेमेंट बैंक्स। और उनका जो डिपॉजिट होता है वो इंश्योर होता है अंडर डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी एक एक्ट है, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन करके है, ठीक, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सिंपल सा है, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, ये बैंक में पैसा जमा किया और कल को बैंक जो है डूब गया तो उसका पैसा क्या होगा, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो डीआईसीजीसी एक्ट है इसके अंदर अगर कॉमर्शियल बैंक में आपका पैसा है तो वो क्या है दोस्तों, वो इंश्योर है। क्या है, वो बैंक पैसा क्या है, इंश्योर्ड है, मतलब उस पर इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है, वो डूबेगा नहीं, ठीक है। और कितना इसका लिमिट है, 5 लाख। 5 लाख तक आपको रिकवरी मिल जाएगा अगर डूबा है तो। लेकिन जो एनबीएफसी है वो, उसमें सभी एनबीएफसी इस एक्ट के अंदर नहीं कवर है, मतलब आपका पैसा अगर एनबीएफसी में डूबा
तो सरकार नहीं देगी, तभी देगी जब वो एनबीएफसी है डिपॉजिट टेकिंग, जब वो डिपॉजिट ले रहा है पब्लिक से पैसा अगर ले रहा है तभी। सब एनबीएफसी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, वही एनबीएफसी लेता है तो उसी को कवर है डीआईसीजीसी। और सभी एनबीएफसी पैसा नहीं लेगा, सब कभी ले सकता है, सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकता है। ठीक है, सिर्फ टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वही टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो पेमेंट बैंक था वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। इनका इंश्योर्ड नहीं रहता, याद सिंपल समय याद रखना है कि जो डिपॉजिट होता है एनबीएफसी का वो डीआईसीजीसी एक्ट में नहीं आता है। क्या ये चेकबुक इशू कर सकते हैं? बैंक कुछ भी इशू कर सकता है, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, अब इसमें पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा ना, तो क्रेडिट कार्ड दे पाएगा क्या? नहीं। हमने पढ़ा है क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन होता है, जब लोन ही नहीं दे पा रहा है पेमेंट बैंक तो क्रेडिट कार्ड कैसे देगा वो। जो एनबीएफसी होता है वो चेक बुक इशू नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। कोई पूछ सकता है यार बजाज फिनंसियरी तो क्रेडिट कार्ड देता है, तो भैया बजाज फिनंसियरी डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, इसका किसी बैंक के साथ टाई अप है तो वो बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, बस ये बीच में एक बिचौलिया का काम करता है, एजेंट का काम करता है, समझ गए। एनबीएफसी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक नहीं दे सकता है, वो उसका जो पैसा होता है वो डीआईसीजीसी एक्ट में नहीं आता है, ठीक, कवर नहीं होता है। सीआरआर, एसएलआर लगता है कॉमर्शियल बैंक में, एकदम लगता है। इसमें तभी लगेगा एसएलआर जब वो डिपॉजिट टेकिंग है, पब्लिक से अगर वो पैसा ले रहा है तभी एसएलआर उस पर लगेगा। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बताइए तो एसएलआर जो है उसमें क्या बैंकों को प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? और एमएसएफ क्या होता है ये बताइए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है बताइए ज़रा। वो एसएलआर से लिंक है तो कैसे लिंक है वो बताइए। लेकिन आरबीआई अलग अलग जो है नॉर्म्स दे सकता है बैंकों को, ठीक। बैसल नॉर्म्स लगता है इसमें भी लगता है, डिपॉजिट टेकिंग में भी याद रखना, कुछ कुछ में लगेगा, कुछ कुछ में नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकता है? तो बैंक क्या कर सकता है, पब्लिक हम पैसा आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी में कर सकता है, मतलब जिस सिक्योरिटी को बोलता है आरबीआई ये सही है उसी सिक्योरिटी में बैंक पैसा डाल सकता है, ठीक। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा डायरेक्टली नहीं डालता है, इसके लिए उसको अलग से कंपनी बनाना पड़ेगा, फिर एनबीएफसी वो फिर डाल सकती है पैसा, ठीक। लेकिन जो ये होते हैं एनबीएफसी वो डायरेक्टली पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जो शेड्यूल्ड बैंक है वो, मतलब जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, वो डायरेक्ट आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में नहीं लगाती, जैसे एसबीआई लगाती है, लेकिन उसके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड लगाई, एसबीआई बैंक नहीं लगाती है, ठीक। लोन इंटरेस्ट रेट कैसे होता है? तो आरबीआई का मेथोडोलॉजी हमने पढ़ा था, बेंचमार्क, प्राइम लेंडिंग रेट, एमसीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये सब क्या है मैंने डिटेल में आपको पहले लेक्चर में बताया है, ठीक। तो पहले जो 9 लेक्चर हो चुके हैं उसको ज़रूर देखिए। तो जो नॉन बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना चार्ज करेगा, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, ठीक। अगर वो मुथूट फाइनेंस है तो उसके लिए अलग से चार्ज होगा। अगर कोई मान लीजिए कुछ और बैंक एनबीएफसी है डिफरेंट टाइप का, तो जैसा नेचर वैसा बिजनेस वैसा इसका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मान लीजिए लोन अगर डूब गया, मतलब लोन पब्लिक लिया और वापस नहीं दिया, मतलब एक आदमी है ए, ये इसको एसबीआई लोन दिया और एसबीआई और ये आदमी बोल रहा है हम लोन नहीं देंगे या लोन है ही नहीं, तो सारफेसी एक्ट करके एक एक्ट है, कानून है, उसके अंदर लोन का रिकवर करते हैं, इसके लोन का। लेकिन जो बाकी एनबीएफसी है, जैसे हाउसिंग फिनांस कंपनी जो है, घर बनाने वाली जो कंपनी हाउसिंग फिनांस कंपनी, जैसे कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे डीएफएल है ना, डीएचएफएल क्या नाम है, डीएचएफएल है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब घर बनाने के लिए क्या देती है, पैसा देती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका पैसा अगर डूब गया ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, तो इसके पास पावर है कि जो पैसा दिया है उसका घर और जब्त कर सकती है, रिकवर कर सकती है सारफेसी एक्ट के अंडर। लेकिन जो बाकी एनबीएफसी है वो सारफेसी एक्ट के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक। उसके बाद अगर कंप्लेन आप करेंगे कॉमर्शियल बैंक में तो कौन सुनेगा? तो हमने आरबीआई का ओम्बुड्समैन के बारे में बताया था कि 5 लाख से अगर है कंप्लेन तब वो सुनता है, अगर उसके ऊपर का कंप्लेन है तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक। और बैंक का अपना भी शिकायत निवारण केंद्र होता है, अगर बैंक में देखेंगे तो होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट बॉक्स टाइप। एनबीएफसी में आरबीआई का अलग से एक ओम्बुड्समैन है शिकायत निवारण वाला, जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाले के लिए, जो डिपॉजिट लेता है उसी का, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों 2010 में कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, ठीक। और एनबीएफसी के लिए क्या सही कथन है?
तो दे कैन नॉट इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट वो नहीं ले सकते। हमने बताया था कि जो पेमेंट बैंक होता है दोस्तों, वो आपका टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकता है। जो आपका NBFC है वो टाइम डिपॉजिट ले सकता है। टाइम डिपॉजिट में होता है फिक्स डिपॉजिट, वो ले सकता है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। NBFC टाइम ले सकता है, डिमांड नहीं ले सकता है। और डिमांड डिपॉजिट में होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। मतलब ये जो है ले सकता है, नहीं ले सकता है क्या, डिमांड डिपॉजिट। तो ये हमारा सही होगा। फिर है कि दे कैन नॉट इंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट। तो हमने पढ़ा था दे कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, मतलब शेयर वेयर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं RBI के सिक्योरिटी में। ठीक है, तो हमारा जो है ये भी सही होगा, जो इंगेज कर सकते हैं। बोल रहे दे कैन नॉट इंगेज, तो भाई इंगेज कर सकते हैं, उसी से तो वो पैसा कमाते हैं सिक्योरिटी खरीद के। तो हमारा जो है ये गलत है, ये सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे B। ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो सुविधा होता है, सिस्टम है, उसका क्या मेन मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है, पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को उधार देना। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड क्रेडिट, यही होगा। सब्सिडी देना उसका काम थोड़ी है, वो तो सब्सिडरी फंक्शन है, सरकार सब्सिडी देती है बैंकों के थ्रू। तो सब्सिडी का इसका नहीं है, मेन जो काम है वो ये है, प्रोवाइड क्रेडिट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। समझ में आया। अगला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है मेन फंक्शन। अगर पूछता फंक्शन क्या है तब तीनों होता, लेकिन पूछा मेन फंक्शन तो ये होगा। मेन मतलब वैसा चीज़ जो सब करता है, सब बैंक। अब देखिए NBFC को रेगुलेट कौन कौन करता है। ठीक है, तो देखिए तो कुछ को पेंशन फंड करता है, पेंशन फंड वाला अगर है, पेंशन कोई NBFC अगर पेंशन से रिलेटेड है तो उसको रेगुलेट करेगा PFRDA। अगर इंश्योरेंस से रेगुलेटेड है तो IRDA करेगा, IRDA। और कुछ होता है जो चिट फंड होता है, कुछ होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेट करती है, कुछ को स्टेट गवर्नमेंट करती है चिट फंड को। ठीक है, उसी तरह NBFC को डिवाइड कर सकते हैं, क्या वो पैसा लेता है पब्लिक से या पैसा नहीं लेता है। सभी NBFC आपको पता है पैसा पब्लिक से नहीं लेता, डिपॉजिट टेकिंग वाली लेता है। तो पहले RBI क्या होता था दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक को रेगुलेट करता था, ये ख़त्म हो गया। पहले सेबी जो है वो रेगुलेट करती थी इसको, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, समझ गए। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो NBFC जो RBI रेगुलेट करती है वो है जो डिपॉजिट लेती है, बस वही, बाकी को रेगुलेट नहीं करती। बाकी को ये संस्था करेगी, ये करेगी, डिपेंडिंग कि कौन सा है। ठीक, एक टर्म है दोस्तों रिलेटेड, वो ध्यान देना है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है किसमें, कोर चीज़ में। ठीक है, कोर मतलब जो लंबे समय के लिए किसी कंपनी में पैसा डाल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो दे डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे टाटा कैपिटल है, रिलायंस कैपिटल है, IL&FS है, तो लॉन्ग टर्म में जो है पैसा लगाती है। ठीक, IL&FS जो है कंट्रोवर्सी में था, क्यों, क्योंकि इसने जिसको पैसा दिया था NBFC को, और NBFC जिसने लगाया था वो डूब चुकी थी। तो IL&FS जो है एक तरह का क्या था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो पैसा देती थी किसके लिए, कंपनी, उन कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाती है, किसमें, किसी चीज़ में। तो ये पैसा जो IL&FS दिया था, एक NBFC को दिया था, बहुत सारे NBFC को, और ये NBFC पैसा लगाया था किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इसका नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड लेंडिंग फिनांस ऐसा करके। तो ये पैसा दिया था NBFC को और ये पैसा दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये डूब गई तो ये भी डूबा और ये भी डूबा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी है IFC, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये सब फालतू है। ठीक है, एक टर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका ये काम है कि कोई भी अगर लोन ख़राब होता है, बैड लोन होता है या NPA होता है, तो ये बैंकों से उस लोन को ख़रीद लेता है और उसको रिकवर करने का कोशिश करता है।
ठीक है। जैसे मान लो कोई बैंक है एक्स, SBI, इसने पैसे दिया ए आदमी को बहुत सारा पैसा, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर पा रहा है, मान लो 100 करोड़ रुपये रिटर्न नहीं किया, तो ये जो ARC है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, ये बोलेगी SBI को, देखो तुम्हारा 100 करोड़ तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, ऐसा करो तुम हमको इसको 70 करोड़ में बेच दो और तुम 70 करोड़ अभी ले लो, बाकी ए से पैसा वसूलने की जिम्मेदारी मेरी है, अब तुमको कोई मतलब नहीं है। तो 100 करोड़ का लोन था, 70 करोड़ वापस इसको ये खरीद लिया, इस लोन को 100 करोड़ वाले लोन को 70 करोड़ में खरीद लिया, 70 करोड़ SBI को दे दिया, कौन, ARC। अब जिम्मेदारी ARC पे है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी पे, कि ए से कितना पैसा को जो है वो वसूल रहा है। ठीक दोस्तों, उसी को बोलते हैं एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा थक भी गया हूँ मैं, तो कल आपको जो है आगे पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। मेरा मकसद है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा अपना काम। ठीक है, और आपको रिवीजन के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो धीरे मैंने बोला कि मार्च एंड तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, विश्वास रखिए। इसके साथ ही प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर, वो अब मैं चैनल पे डाल रहा हूँ 50 क्वेश्चन डेली, उसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहा, ये भी बता रहा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स क्या यूज होता है, हैक्स क्या यूज होता है, लॉजिक कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए। ये जो उस कोर्स का नाम है दोस्तों, DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और सभी क्वेश्चन UPSC लेवल का होगा। हम लोग का टारगेट है 25 मई तक 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और ये डूएबल है, किया जा सकता है, क्योंकि डेली हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ के दोस्तों ये 60, 70, 100 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 90 डेज है। डेली अगर हम मान लीजिए 80 क्वेश्चन भी करते हैं, अभी तो शुरू में 50-50 करेंगे, लेकिन जब एक बार आप फ्लुएंसी आपकी बन जाएगी, स्पीड हो जाएगा, फिर 60, 70, 80 बढ़ा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो 7000 से 8000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग का कट ऑफ जाता है दोस्तों जनरली 65+ क्वेश्चन का, मतलब अगर आप 65 क्वेश्चन आपका सही है और मान लीजिए 20-30 से गलत भी है, तभी आपके नंबर जो है 110, 105 से 110 आएंगे। मतलब आपको नेट जो है 55 क्वेश्चन सही करके आना है, नेट काट पीट के। 7000 जब 8000 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप 55 क्वेश्चन लाने में आपको दिक्कत होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता चलेगा 25 मई को के बाद, जब आप 28 मई को पेपर देंगे, तब आपको चलेगा कि राहुल सर जो है लगभग सभी चीज़ को कवर किए थे कॉन्सेप्ट के साथ और समझा के। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, ताकि स्टूडेंट जो है मेहनत भी करे और उनको गाइडेंस की कोई कमी ना हो। ठीक है दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप जो है लेक्चर देख लेते हैं, लेकिन ना तो कमेंट करेंगे, ना तो लाइक करते हैं, और वो भी पूरा लेक्चर जो है नहीं देखते हैं। ठीक है, पूरे लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना। बीच में छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा। और ये जो चैनल है दोस्तों, ये भी ग्रोइंग चैनल है। ठीक है, धीरे धीरे ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, कि जब इतना मेहनत करके इंसान बना रहा है लेक्चर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखिए। मेहनत करने में, मतलब इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। उसी तरह सेम क्वेश्चन में भी होता है, किस क्वेश्चन को चूज किया जाए और किस तरह से डिस्कशन किया जाए, ताकि आपका टाइम बचे और आपके मार्क्स अधिक आए। मेरा मकसद यही है कि आपको प्रीलिम्स 2023 में सक्सेस देना, क्योंकि ये जो आपका सपना है UPSC क्रैक करने का दोस्तों, ये सिर्फ आपके मम्मी पापा का नहीं है, ये आपका सपना है। और एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरी दायित्व है कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले और आप UPSC प्रीलिम्स में निकालें, मेंस भी निकालें, और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो और सफल हो और अपना सपना पूरा करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बोला वो आप करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। इसी के साथ ये 0IAS का चैनल आप देख रहे थे, मेरा नाम राहुल है। आज मृणाल सर का PDF यहीं पे करते हैं फिनिश, एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, और लक्ष्मीकांत का भी डेली 1-2 लेक्चर आएगा। ठीक है, और हम लोग का जो टेस्ट जो चल रहा है 50 क्वेश्चन का, वो डेली चलता रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव ए हैप्पी डे,
डू योर हार्ड वर्क वेरी सिंसियरली ऑनेस्टली, और टाइम बिल्कुल इधर उधर वेस्ट ना करें, मन लगा के पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का प्यार और बड़े लोगों का सहयोग आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी।